हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास 5 अध्ययन 5 लंबाई एवं गति का मापन सीटेट दिसंबर 2024 के लिए साइंस का है ये पेपर। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत की एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए, यानी कि ड्रेस चाहिए, क्योंकि उसका कद बढ़ गया, उसकी लंबाई बढ़ गई है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुर की चौड़ाई के बराबर अधिक रखे। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामितीय बॉक्स में है? 4 अंगुर से माँ का क्या तात्पर्य है? दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीस, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा नापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीस ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं, तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिस्त हैंड स्पैन कहती है। बिलिस्ता जिसे कहते हैं हम लोग। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। ये देखिए बिलिस्ता दिखा रहे हैं ना, अंगूठे से और अंगुली के लंबाई तक की जो है, इसे हम बिलिस्ता कहते हैं। अनीस 13 से थोड़ा अधिक है। बिलिस्ता 13 बिलिस्ता से थोड़ा अधिक है। पद्मा 13 बिलिस्ता है। तस्नीम 13 से थोड़ा कम। दीपा 13 और 14 के बीच में। हरदीप 14 से। पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बलिस्ता की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई। तब हम बलिस्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचार पूर्वक कहता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बलिस्तों की माप अलग अलग होना है। अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बलिस्त एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बलिस्तों की लंबाई भिन्न है। दीपा विचार पूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बलिस्ते की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बलिस्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यह मापन के लिए उपयोग में लाया गया बलिस्त एक मात्रक यूनिट का उदाहरण है। एक बलिस्त को एक यूनिट कह सकते हैं। अतः लंबाई 2 भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बलिस्त के समान है तो संख्या 13 और बलिस्त मापन के लिए चुना गया मात्रक है। तथा बलिस्त और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिसे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो।
प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन जैसे अंगुल, अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष, योजन आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई, तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के एक मानक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेपाक्षर मात्रकों के रूप में जाना जाता है। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक M है। 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। ये जो है 15 सेंटीमीटर का है, अपना छोटा जो है होता है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। 2 बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच तथा बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों से प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर mm कहते हैं। 1 मिलीमीटर लंबाई का सबसे छोटा मान है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 mm 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि 2 शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? यह बात करेंगे। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं जो 1000 मीटर के बराबर होता है, और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहां 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न भिन्न होंगे? नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापने के लिए पैमाने को उपयोग करने की सही विधि सीखनी होगी। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें उस एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाने या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते।
ऐसे मापनों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश साथ साथ रखिए, जैसा कि 5.4 में दिखाया गया है। ये सही है, ये गलत है। टेढ़ा है पैमाना, इसमें सीधा है पैमाना। ठीक है, का सही है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। खा गा गा, ये गा खा वाली सीध पे होनी चाहिए। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्याङ्क स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई 10.4 माइनस 1 सेंटीमीटर बराबर 9.4 सेंटीमीटर है। ये दिखाया गया है। टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की सही विधि। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं हम। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। लोहे वाला पैमाना है लगता ही। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लिए, जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और एक रबड़ इरेजर। मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और इसे तालिका में अंकित कीजिए। इसमें लिखिए। लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं? लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना न भूलें। अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक भाग अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km है, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm और मिलीमीटर का mm लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है। जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में न आ रहे हों, मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते, इसलिए इनके अंत में SS नहीं लगता। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। अनीस और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसे कि चित्र 5.7 में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा? वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे कि चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर इसकी लंबाई को मापा जा सकता है ना।
टेढ़ी मेढ़ी है इसकी, वो धागा लगा के मापा है इसको, अब इसी जगह पे वो रखते हैं हम। तो किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती है कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीस को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर हैं। बस स्टैंड। विद्यालय, दीपा का घर, अनीस का घर, हरदीप का घर, तस्नीम का घर, पद्मा का घर और उद्यान। दीपा और उसके मित्रों के घरों व बस स्टैंड, विद्यालय और उद्यान की स्थिति। क्या आप क्या सोचते हैं कि कौन सही, सभी सही, तब उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही बस या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रेक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती है कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल के कक्ष में लेते हैं। दीपा, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये संदर्भ बिंदु है कुन्ना कोना, और ये जो है दीपा और वो जो उनकी सहेलियां बना रही हैं। कबड्डी का कोर्ट बनाने के लिए रेखाएं खींचना, सीधी रेखाएं खींचते हैं। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपनी नाना नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर पर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना जी के घर के निकट पहुंच रही है। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? लंबाई, दूरी। पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती कि वह अपने गंतव्य स्थान निकट पहुंच रही है? इन्हीं पत्थरों की वजह से। ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे, अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है ना। 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40, 30, 20, 10, 0। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है, जैसा कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील हो? जी बिल्कुल। ठीक है, कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वह वस्तु स्थिर होती है। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं
उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे सब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई। क्या ये गतिशील है? क्या ये गतिशील है? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही, अतः निश्चित ही ये स्थिर हैं। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी गति स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर हैं, तथापि यदि वह बस से बाहर की किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री और वह बस गति में है। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में? पता करिए। जब कोई बस सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए, है ना। धक्का मारो इसमें तो चलेगी, तो इसे गति कहेंगे। ये बच्चे जो हैं रैली में जा रहे हैं, ये भी चल रहे हैं तो गति कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर से डाल रहा है। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती हैं? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? नहीं, कुछ उल्टी दिशा में भी घूमते हैं। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए, दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए और तरह घुमाइए। इसकी गति का अवलोकन कीजिए। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय कहलाती है। अब जैसे कि ये लड़की कर रही है, बीच एक छोर पर पकड़ के इसने घुमा रही है तो गोल तरीके से घूमेगा, तो इसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति, है ना। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए, धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को लटकाइए, अपना हाथ स्थिर रखिए, दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। क्या यह एक माध्य स्थित के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि जाएगी फिर आएगी। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की एक पतली पट्टी लीजिए, इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग कर सकते हैं। पट्टी स्ट्रिप के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या ये ऊपर नीचे गति करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। यह भी दोलन गति का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति और एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति हैं, ठीक है। आपने किसी गति को किसी विशेष वर्ग में क्यों रखा है? देखिए, है ना, ऊपर से इधर से सरकना, ऊपर उधर से चढ़ना, ये एक तरफ से घूमना, और ये झूला, आना और जाना, तो ऐसे ये सब है ना, झूला। प्रमुख शब्द: सेंटीमीटर वृत्तीय गति, दूरी किलोमीटर, लंबाई सरल रेखी, मापन मीटर किलोमीटर, गति दोलन गति, संदर्भ बिंदु लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। वर्गीकरण करना, खोज करना, पहचान करना, जांच करना, औचित्य बताना, अवलोकन करना।
सारांश मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक एम है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब वह बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति इसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अंतरिक्ष गति करती है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अंतरिक्ष गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी सेंटीमीटर में, ये तो देख के ही बताया जा सकता है ना। एक ही पेड़ से गिरी हुई कुछ पत्तियों को एकत्रित कीजिए। जिस पेड़ की पत्तियां आपने ली हैं उसका पहचान कीजिए। 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर इन सभी पत्तियों की लंबाई एवं चौड़ाई का मापन कीजिए। है ना, लंबाई चौड़ाई मापिए, बराबर होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई मापन इस पे लिखिए, है ना। Thank you for watching. Please subscribe.